Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is benefit of 100% compliances in business. आज क्या बात करने वाले हैं? क्या बात करने वाले हैं आज? हम देखेंगे कि ये जो कंप्लाइंसेस है ना बिजनेसेस के अंदर बहुत सारी हैं। जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अगर कंपनी है तो एमसीए की एनुअल रिटर्न, एमएसएमई की हाफ ईयरली रिटर्न, अच्छा ईएसआई, पीएफ, टीडीएस एंड देयर आर कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस के दो पार्ट है, इंटरनल कंप्लायंसेस। देखो जरा, आपकी फैक्ट्री के अंदर लिफ्ट लगी हुई है ना, तो उसका लिफ्ट का भी लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है। देखो पोल्यूशन है तो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी आपका आ चुका है, समय के ऊपर उसको अपग्रेड कर दिया है। अगर आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, डेवलपर हो, तो ये ईडीसी चार्जेस, आईडीसी चार्जेस और ये जो लेबर सेस, ये ग्रीन टैक्स और ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अच्छा उसके बाद गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी कंप्लायंसेस आप कर रहे हो, गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस जिस कंट्री के अंदर हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से रिलेटेड सारी की सारी कंप्लायंसेस। कंपनी ओपन कर ली हमने, फॉरेन के अंदर भी खोल ली, अमेरिका के अंदर, तो वहां पर जो है स्टेट टैक्स भी तो है, फेडरल टैक्स भी तो है। और ये जो बाहर पैसे भेज रहे हैं या बाहर से पैसे अंदर आ रहे हैं, उसकी भी तो कंप्लायंसेस हैं। तो क्या वो सारी की सारी कंप्लायंसेस हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ऑन टाइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जगमोहन, इंडिया में काम करना कौन सा आसान है? कौन सा आसान है? यहाँ पर तो कंप्लायंसेस ही इतनी है। और छोड़ो, अगर प्रॉपर्टी है और ओन्ड है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी तो जमा कराना है हर साल 30 जून से पहले। और जब कोई काम करने के लिए आगे बढ़ो, कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जाओ तो इंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है। और अभी भी तो प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है कहाँ पे? महाराष्ट्र या बाकी कुछ स्टेट्स के अंदर, यानी कि स्टेट स्पेसिफिक भी कुछ टैक्सेस हो जाते हैं। कैसे याद रखे इन सारी की सारी कंप्लायंसेस को, और कैसे रह सकती हैं पूरी की पूरी ये सारी की सारी कंप्लायंसेस? इस तरह के मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर आते होंगे। मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि इससे पहले मैं आपसे ये बात करूं कि तरीका क्या है कि सारी की सारी 100% कंप्लायंसेस ऑन टाइम एवरी टाइम रहें। हमें ना ये समझ लेना चाहिए कि वाई क्या है, वाई वाई क्यों करनी है, अल्टीमेटली बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है। क्योंकि ना प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं? प्रैक्टिकल इश्यूज ये आते हैं कि वन ऑफ माय क्लाइंट सेड कि जगमोहन अब ना काफी स्थिति बेहतर हो गई है कैश फ्लो की। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कहते पहले तो हमारा 6 6 महीने का जीएसटी आउटस्टैंडिंग रहता था, उसको कम करते करते 3 महीने पे लेके आए, 2 महीने पे लेके आए, अभी हमारा 2 3 महीने का ही पिछला जीएसटी पे करना रह गया है। मैंने कहा अरे ये क्या, मतलब पहले 6 6 महीने का जीएसटी पेबल रहता था, अब 3 3 महीने से 2 महीने का आ गया है। तो इसमें कौन सी वाली अचीवमेंट की आप बात कर रहे हैं? कहते नहीं जगमोहन, तुम्हें नहीं पता, वो जो मैं बता रहा हूं ना कि किस कैश क्रंच के अंदर थे। मैंने कहा चाहे आप किसी भी कैश क्रंच के अंदर थे, तो जीएसटी आपने डिपॉजिट नहीं कराते थे 6 6 महीने, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते होंगे। कहते हाँ, इंटरेस्ट तो फिर जो बनता है वो पे करते ही है ना। अरे बैंक से लोन लो, वहां पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आजकल तो मैंने पर्सनल लोन ले रखे थे जिसके ऊपर 18% 15% पर एनम का था, जीएसटी में फिर 18% में काम हो जाता है। मैंने कहा कि जीएसटी कोई आपको फाइनेंस करने की स्कीम थोड़ी है। कहते नहीं, वो ना बड़ी दिक्कत है, जब हम पार्टी को सेल का बिल रेस करते हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं, वहां से कलेक्शन आती है ना, तो जो कलेक्शन आती है वो पता नहीं कहाँ लग जाती है। वो तो सैलरी पे करने में और वो रूटीन के खर्चे निकालने में ही चली जाती है। तो जीएसटी का जब पेमेंट करने का टाइम आता है हर महीने की 20 तारीख को, पैसे नहीं बचते। और दूसरा जगमोहन क्या चक्कर है कि जैसे तुम्हें मालूम है कि अगर इनवॉइस रेज कर दो अपनी सर्विसेज का, अपनी गुड्स का, अब सामने वाले ने पैसे दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, हमें तो जीएसटी जमा कराना है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पैसे जो हमें रिसीव हो गए
जो पैसे हमें रिसीव हो गए, हमने वो जमा नहीं कराए। अरे यहाँ पर तो वो भी इनवॉइसिंग हर महीने होती है कि जब तक मंथली इनवॉइस ना करो, हमारी कुछ सप्लाई गवर्नमेंट को भी है, एक एक दो दो तीन तीन महीने आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। कुछ माल हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी बेचते हैं, अब कुछ तो बैड डेप्ट में चले जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन ये जीएसटी वाले क्या बोलते हैं कि जो आपने सेल कर दिया, जीएसटी चार्ज कर दिया, वो चाहे पेमेंट आई कि नहीं आई, चाहे राइट ऑफ हो गई, चाहे बैड डेप्ट हो गया, पता नहीं कितनी कितनी तीन तीन छः छः नौ नौ सात साल पुरानी पेमेंट्स खड़ी है, उसका तो जीएसटी हर महीने जमा होता है ना। तो ये जीएसटी का जंजाल बना हुआ था मेरी कंपनी में, बट लेकिन फिर भी मैंने ये कर दिया। प्रैक्टिकल इशू है। मैंने कहा ऐसा करने की वजह से तो आपने एक भी रिटर्न तो फिर टाइम पे फाइल नहीं की होगी, क्योंकि बगैर जीएसटी जमा कराए तो रिटर्न भी फाइल नहीं होती। कि हाँ, वो हमारा फिर रिटर्न का डिफॉल्ट भी होता रहता है GSTR 3B का। बहुत देर तक वो इस वर्ल्ड में थे, बहुत देर तक इस वर्ल्ड में थे कि देखो जी, XYZ PQR, इन 6 कारणों की वजह से, इन 6 कारणों की वजह से आज तक जो हम 100% कंप्लायंट कंपनी नहीं है, वो जस्टिफाइड है। और ऐसे ही होता है जी, भारत में ऐसे ही होता है। तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं कि स्टेट के अंदर थे। लेकिन जैसे 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 हमारी कन्वर्सेशन डीपर 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 होती चली गई, और मैंने उनके हर क्वेश्चन को आंसर किया और काउंटर किया उनकी बात को, मैंने कहा ठीक है, आपने इनवॉइस रेज किया, उसकी पेमेंट नहीं आई, उसका जीएसटी लेकिन जमा कराना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ये भी तो हुआ होगा जो पास्ट में पाइपलाइन कंसेप्ट के द्वारा जो पास्ट में आपने इनवॉइस रेज कर रखे थे, उसकी भी तो इस महीने में कलेक्शन आई होगी ना। कहते हाँ, कलेक्शन तो आती है। तो मैंने कहा एक काम करो, आपको तो हर महीने ये देखना चाहिए ना कि मेरी इनवॉइसिंग कितनी है और कलेक्शन कितनी है। अगर आपने इनवॉइसिंग कर दी, पेमेंट नहीं आई, लेकिन कलेक्शन भी तो है, तो तभी तो कहता हूँ सेल वो है जिसके पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गए। तो आप अपने माइंड में प्लानिंग ये लेके चला करो कि देखो जी, इस महीने जो भी मेरे पास कलेक्शन आई है, उसमें जो जीएसटी का अमाउंट आया है, उसको तो मैंने आइडेंटिफाई करके एक सेपरेट ईयर मार्क कर देना है। चाहे वो सेपरेट सीसी अकाउंट में डाल दूं, सेपरेट ओडी अकाउंट में डाल दूं, या अपनी एग्जिस्टिंग सीसी के अंदर अनयूटिलाइज के ऊपर लाइन लगाता चला जाऊं कि जितना पैसा टूवर्ड्स मेरा जीएसटी आया है उसका इस्तेमाल नहीं करना। बेस्ट तरीका तो ये होता है कि जो कलेक्शन आई, उसके जीएसटी के बराबर के पैसे को ही आप साइड पे कर दो, साइड पे दूसरे अकाउंट के अंदर कर दो, और जब पेमेंट करने की बारी आए तो उस अकाउंट से सीधा आपने पेमेंट कर दिया। मे बी आपका एफडी अगेंस्ट ओडी अकाउंट था, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ओडी अकाउंट था, जीएसटी के पैसे आए, ओडी खत्म, ब्याज भी नहीं लगा, एफडी की एफडी चल रही है। या सीसी को दो पार्ट में स्प्लिट करके रखा हुआ है, जो भी जीएसटी का पैसा आया वो चल कैश रिजर्व वाले अकाउंट के अंदर, और वहां से आपने उठा के जमा करा दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भी पैसा आपने रिसीव किया फ्रॉम द कस्टमर इन द नेम ऑफ जीएसटी, दैट शुड बी ईयर मार्क सेपरेटली, और उसको जमा करा देना है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होगा, सवाल पैदा ही नहीं होगा कौन से वाला कि मैंने तो जीएसटी तीन तीन महीने जमा नहीं कराया, ना जमा कराने से इंटरेस्ट पड़ गया, पेनल्टी लग सकती है, रिटर्न जो फाइल करते हो आप, वो रिटर्न आपकी लेट होगी, डीम्ड असेसमेंट नहीं मानी जाएगी। फिर उसको समझ में आ गया कि जगमोहन, तुम बात तो सही कह रहे हो, बात तो सारी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की है। सीधी सी बात है। अरे बात ही सारी की सारी किसकी है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। चलो, ये सारी उससे बातें हुई। वो कहते क्यों करें, अरे क्यों करें जगमोहन? मैंने कहा ये माइंडसेट है, ये ना माइंडसेट है। अपने माइंडसेट को ना एक बार के लिए बना लो 100% कंप्लाइंट, सिर्फ माइंडसेट को 100% कंप्लाइंट बना दो कि जब मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूं इंडिया के अंदर, सोर्स है मेरा, अब इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही हैं, अपने माइंडसेट को ऐसा कर लो जैसे टाटा कंपनी है, माइंडसेट किया हो ठीक है जी, हम एकदम कंप्लाइंट है, 100% कंप्लाइंट की तरह हम चलेंगे। वो माइंडसेट जैसे ही आपने कर लिया ना, तो फिर ना बेनिफिट ही बेनिफिट है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। उन्हें कैसे बेनिफिट है? मैंने कहा देखो, सबसे पहला बेनिफिट क्या है आपका? सबसे सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको ना
आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ती है, हाँ जी पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब समझ लो, अब समझ लो, जब आपने अपना कर दिया माइंड सेट 100% कंप्लाइंट का, तो मैं आपसे करता हूँ स्क्रीन शेयर और बताता हूँ इसके अंदर सबसे पहला बेनिफिट ये देखो, इंटरेस्ट और पेनल्टीज और फाइन जो है ना वो जीरो हो जाएंगे। ये सबसे पहला बेनिफिट है। अच्छा, कमाल है। जब आप कंप्लाइंसेस टाइम पे कर रहे हो तो क्यों लगेगी इंटरेस्ट, जब कंप्लाइंसेस टाइम पे कर रहे हो तो क्यों लगेगी पेनल्टियां, ये जो लेटर्स आते रहते हैं क्यों लगेंगे फाइन। पहले तो वो चिट्ठी आती है, चिट्ठी को आप पढ़ते हो, थोड़ी घबराहट भी होती है, उस चिट्ठी को अकाउंटेंट साहब पढ़ते हैं, वो कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, उल्टा और डराते हैं। उसके बाद ये चिट्ठी जाती है अपने सीए साहब के पास, कंसल्टेंट के पास, वो इसको स्टडी करते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल फीस भी लेते हैं और थोड़ा बहुत समझा भी देते हैं, डरा भी देते हैं, डांट भी कर देते हैं, और हम आ जाते हैं थल्ले नीचे किसकी, उसकी बातों के, ये क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर डाटा इकट्ठा करो, कम्युनिकेशन करो, लेटर करो, रिप्लाई करो, ध्यान रखो, यानी कि मेन फोकस जो कंपनी का काम पे होना चाहिए था वहां से हट के इन इंटरेस्ट पेनल्टी और फाइन के नोटिस को संभालने में चला गया। चिंता जो बनी रहती है वो अलग, पैसे जो लगते हैं अलग। मान लो ये हो ही ना, जीरो हो जाए, जीरो, तो सोचो क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी आपकी कंपनी की। बेनिफिट है कि नहीं है, बहुत बेनिफिट है। दूसरा, दूसरा, जब मेरी 100% कंप्लाइंसेस हो रही हैं तो कोई लीगल रिस्क रहेगा नहीं। आपको मालूम है कि अगर कोई गवर्नमेंट की नॉन कंप्लाइंसेस हो तो उनके पास एक पावर है क्या, हमारे बैंक अकाउंट को सीज करने की। सोचो आपने मटेरियल परचेज कर लिया, सप्लायर को पे करने के लिए आप आरटीजीएस कर रहे हो, और आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि योर बैंक अकाउंट हैज बीन सीज्ड एज पर द लेटर डेटेड सो एंड सो। फ्रोज, फ्रीज कर दिया आपका, सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया अकाउंट आपका। पीछे बहुत सारे लोगों ने फेस किया है। ये जो वीएटी वैट डिपार्टमेंट है ना, ये 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी आ गया था। पुराने जमाने के सी फॉर्म दे नहीं रखे थे, असेसमेंट हुई नहीं थी, और आनन फानन में डिपार्टमेंट ने 2023 के अंदर बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दिए। कर लो क्या करते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तो आए दिन करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो यानी कि उनको ये पता है कि जब बिजनेस ओनर से पैसा निकालना है ना, सबसे आसान तरीका है, एक बैंक को चिट्ठी भेजो, उनके अकाउंट को होल्ड पे डाल दो, सारा का सारा बिजनेस। उसके बाद तो क्या होता है, जो लड़ाइयाँ होती हैं ओनर की किसके साथ, अकाउंटेंट के साथ, अकाउंटेंट के अलावा कंसल्टेंट के साथ। तब तक कंसल्टेंट चेंज हो चुका होता है, पुराने डॉक्यूमेंट मिलते नहीं है, और कहते हैं ये डॉक्यूमेंट कहाँ थे, वो डॉक्यूमेंट क्या थे, ये दे दो वो दे दो। 3-3 5-5 साल पुराने, 3-3 5-5 साल पुराने, साल पुराने केसेस जो हैं निकल निकल कर आते हैं बाहर। और उस समय ना तो कोई डाटा होता है, ना तो कोई कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन मिल पाती है, एक्सेल की फाइलें डिलीट हो चुकी होती है, विंडो फॉर्मेट हो चुकी होती है, सीए चेंज हो चुका होता है, अकाउंटेंट वो वाले होते नहीं है। और उसके बाद फिर साम दंड भेद करके कुछ भी करवा के, कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा करवा के, बेमानी पेनल्टी दे के, इंटरेस्ट दे के, चलो जान छुड़ाओ यार, कम से कम अकाउंट की फ्रीज को तो हटाओ, कम से कम बिजनेस तो चले। इस माइंडसेट, अर्जेंसी के माइंडसेट से, एंगर से, पीस ऑफ माइंड की तो हवा हो जाती है। आप कह रहे हो कि अच्छा जगमोहन इतने सीरियस इम्पैक्ट आते हैं, अरे देखो तो सही, जिन जिन लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए थे तो उनकी क्या हालत हो गई थी। चलते चलाते बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो आपका बिजनेस है वो 100% कंप्लाइंट पहले दिन से ही है। और वो जो डेंट लगता है ना बैंक के फ्रीज होने के बाद, तो उसकी गिनती रुपीज में नहीं, 100 में नहीं, थाउजेंड्स में हो जाती है, लैक्स में हो जाती है, करोड़ में हो जाती है उसका इम्पैक्ट। और पार्टी के साथ में जो क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन की ऐसी तैसी होती है वो अलग है। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ गए, 100% कंप्लाइंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, पेनल्टी नहीं लग रही, फाइन नहीं लग रहा, कोई लीगल रिस्क नहीं है, बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, और रेपुटेशन बनी रहेगी एकदम टॉप के ऊपर, ट्रस्ट बना रहेगा एकदम टॉप के ऊपर। क्यों, मार्केट के अंदर आपको जाना ही इस तरीके से जाता है कि यार ये ना बहुत बढ़िया लोग हैं, इनकी सारी की सारी ना कंप्लाइंसेस एकदम लीगल तरीके से होती हैं, बेधड़क आप इनके साथ में काम कर लो। और जो कंपटीशन है ना, आप तो ऑलमोस्ट
किल कर देते हो कंपटीशन को, ओवरराइड कर देते हो कंपटीशन को। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको बहुत प्रेम है, दे लव 100% कंप्लाइंट कंपनी। वहां पर मन मर्जी के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन मिलती है, मन मर्जी के हिसाब से आपको अपने तरीके के इन्वेस्टर मिलते हैं। तो आपने ना कंपटीशन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जब बारी आती है आपको फंड रेज करने की, जब बारी आती है आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की, रेपुटेशन टॉप के ऊपर हो गई और कंपटीशन खत्म कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर आपसे प्यार कर रहे हैं। और कस्टमर का कॉन्फिडेंस जबरदस्त। कस्टमर कहते हैं ये कंपनी थोड़ा सा महंगा देती है, थोड़ा प्रीमियम चार्ज करती है, लेकिन भाई साहब ये वाली कंपनी जो है ना, 100% लीगल लॉ कंप्लायंट कंपनी है। देखो इनके यहाँ पर ईएसआई है, पीएफ है, ये प्रॉपर जीएसटी वीएसटी जमा कराते हैं। कंपनी में जाओ, कभी किसी सरकारी प्रॉब्लम का पंगा नहीं होता, हम इनसे माल परचेज करते हैं। और कोई डॉक्यूमेंट मांगो, कोई डिटेल मांगो, प्रॉपरली टीडीएस काट के, स्टेटमेंट दे के, सही तरीके से सारे काम करते हैं। तो जिन लोगों को हम सेल करते हैं, तो उनके लिए तो हमारी सेल, उनकी परचेज हुई ना, तो वो हमसे जुड़े रहते हैं। कहते हैं यार हमने ना यहाँ वहां जहां तहां कहाँ से परचेज नहीं करना है, इसी कंपनी से परचेज करो, सारे काम A1 पक्के। सोचो आपका लॉयल कस्टमर जब आ गया, नया कस्टमर एक्विजिशन करने के ऊपर कितनी प्रॉब्लम होती है ना, कितनी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग की कॉस्ट है, कितनी एफर्ट्स लगती हैं, लेकिन सेम कस्टमर आपको जब मिला तो कस्टमर की लॉयल्टी पैदा हो ही रही है। आप कह रहे जुगमन ठीक है। अब ये ना 100% कंप्लाइंट होने की वजह से आपको मार्केट से मिल रही हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या मतलब हुआ? मार्केट ना सपोर्ट करती है उन कंपनियों को, जुड़ती है उन कंपनियों के साथ में। इंडस्ट्री के लोग है ना, एवरीबडी वांट टू वर्क विद यू। ये बड़े बड़े सप्लायर है, वो आपके पास आएंगे, आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे कि सर आपकी तो बड़ी क्रेडिबिलिटी वाली कंपनी है, आप ऐसे मत किया करो, वैसे किया करो। अच्छा आजकल मार्केट में ये चीज भी आ गई है। तो वो अपने घरों में बैठ के पीपीटियां बना रहे होंगे आपको इंप्रेस करने के लिए, आपके पास आएंगे, आपके कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगे, आपकी जूम मीटिंग में आएंगे, आपकी कंपनी को स्टडी करेंगे, और आपके लिए ऐसे ऐसे पॉइंट मार्केट ढूंढ ढूंढ के लेकर आएगी कि कैसे उनका प्रोडक्ट या सर्विस हमारी कंपनी की सेल को बढ़ा सकता है। देखो आपने क्या कर दिया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन बढ़ाने की वजह से पूरे ब्रह्मांड को काम पे लगा दिया कि देखो मैं तो 100% लॉ कंप्लायंट हूँ, बढ़िया कंपनी है, सही तरीके से काम कर रहा हूँ। और वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब कोई आपसे क्यों जुड़ेगा, या किसी को अपने साथ क्यों जोड़ोगे, जब तक कि वो आपके पास नहीं आता कि सर ये देखो मैंने आपके लिए ना एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लान बनाया है, अगर ऐसे ऐसे करके आपकी वीडियो बनेगी, वैसे वैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे ऐसे करके चैनल पार्टनर आपके बनेंगे, तो वैसे वैसे करके इतनी रेपुटेशन हो जाएगी। आज की डेट में देखो हम आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, आप हमसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना, जब हम आपका रेवेन्यू इंक्रीज करा देंगे चाहे उसका आप परसेंटेज में पेमेंट कर देना। तो दुनिया ना, यानी कि मार्केट ना, भागी 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 आपके पास आ रही है और आपको बेनिफिट देती चली जा रही है। तभी तो कुछ कंपनियां आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप बोलोगे यार ये बंदा तो वही है चड्डा जी, अब चड्डा जी इतने कामयाब कैसे हो गए? चड्डा जी का स्वभाव तो बस नॉर्मल सा है। ये तो 12 भी नहीं पढ़े हुए, 12 भी नहीं पढ़े हुए, और कोई उन्होंने ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कॉलेज नहीं किया। यार इनको इतनी समझ कैसे आ गई, इनको इतने स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे मिल गए? ये जो जर्मन की कंपनी है इनके साथ में क्यों कोलैबोरेशन कर गई यार, किसने करा दिया कोलैबोरेशन इनका? इनको तो मतलब जब बोलते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई गाना गा रहे होते हैं, पता नहीं मतलब इनके साथ में ये इतने कामयाब कैसे हो गए। चलो किस्मत है जी, किस्मत है जी। तो किस्मत का छींका बिल्ली का घर के अंदर पैसे आ गए, हम अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे के समझा लेते हैं कि जितनी अकल मुझे है उतनी मेरे कंप्यूटर को है नहीं, लेकिन कंप्यूटर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, पुराने जन्म के कोई कर्म होंगे? ना जी ना, पुराने जन्म के कर्म नहीं है, इसी जन्म के हैं। इसी जन्म के कर्म है, क्योंकि वो 100% कंप्लाइंट कंपनी है, सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं, कमिटमेंट से बढ़ रहे हैं, ऑन टाइम एवरी टाइम सारी कंप्लाइंसेस कर रहे हैं, तरीके से सिस्टम बना रखे हैं। तो दुनिया अपने आप ही आपको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है, और आपको एलिवेट करती चली जा रही है, और लोगों ने ही आपको इंडस्ट्री लीडर तैयार कर दिया, आपके सर के ऊपर ताज पहना दिया। इवन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो भी आपको सर्टिफिकेट इशू करता है कि जीएसटी में बेस्ट कंपनी, जीएसटी का अवार्ड, इनकम टैक्स
टैक्स का अवार्ड, और ना जाने किस तरीके से करते हो। आप कह रहे हो जगमोहन ठीक है, जगमोहन ठीक है, समझ आ गया। तुमने ना ये बात बोली कि अगर 100% कंप्लायंसेस बिजनेस के अंदर होती है तो कोई इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन नहीं, कोई लीगल रिस्क नहीं, बैंक अकाउंट सीज नहीं होगा, रेपुटेशन टॉप पे बनी रहेगी, कंपटीशन की तो ऐसी की तैसी, इन्वेस्टर बहुत प्यार करते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए मार्केट ही हमें सपोर्ट करके इंडस्ट्री लीडर बना देती है। लेकिन करना कैसे है, होगा कैसे, होगा कैसे? मेरा तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया। इतने कानून, इतने कानून, इतने कानून, इतने कानून, वाइट ही वाइट नजर आता है, कुछ समझ नहीं आता। नहीं समझ आता, ये लो, लगा दो दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर। हाँ हाँ, वॉल, वॉल होती है ना दीवार, वॉल, आपके कॉन्फ्रेंस रूम की वॉल, उसके ऊपर ना पेस्ट कर दो, फिजिकली प्रिंट आउट निकाल के बढ़िया सा कलरफुल अच्छे से। आजकल तो जो प्रिंटर नक्शा प्रिंट करते हैं ना, वहां से प्रिंटर निकलवाओ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में है, और जहां जहां पर नक्शे प्रिंट होते हैं, आर्किटेक्ट को सब पता है, वहां से सुंदर सा डिजाइन करा के निकालो। नहीं तो आप बड़े कलाकार हो, आपने वैसे भी छोटा करके प्रिंट निकाल लेना है, किसका, एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर का। एक बार ना कुछ इस तरह का बना दो एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर, फॉर्मेट सैंपल तो मैं दे ही रहा हूं आपको। उसके अंदर आपने क्या किया, बड़े खूबसूरत तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अरे साल में महीने तो 12 ही होते हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार, पांचवा मौसम प्यार का। चलिए, तो 12 महीने ही होते हैं ना, 12 ही महीने होते हैं। तो यहां पर लेफ्ट साइड पे लिखिए, और राइट साइड पे ना अब एक बार बैठ जाओ अपने सीए साहब के साथ, साल में एक बार, एक बार बस अपने अकाउंटेंट साहब की ड्यूटी लगा दो। कह तो यार एक बार मुझे बता कि मैं जो काम करता हूं ना, मेरी इंडस्ट्री के ऊपर, इस ब्रह्मांड में जितने भी कानून है ना, वो राइट हैंड साइड के ऊपर एक बार लिख दे। अरे एक बार ही तो लिखना है, एक बार लिख दे, और उसकी डेट क्या होती है वो कंप्लायंस करने की वो लिख दे। तो क्या लिखा, इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल करोगे आप, और टैक्स ऑडिट भी करवाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट कराओगे, एडवांस टैक्स हर साल में 4 बार देना होता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। उससे पहले टीडीएस की पेमेंट करनी है, जीएसटी की पेमेंट करनी है। कब करते हो, 20 तारीख को कर देते हो आप। फिर हर महीने 3 भी फाइल करते हो, कुछ लोग क्वार्टरली कर देते हैं जिनकी टर्नओवर कम है, और जीएसटी R1 भी तो फाइल करनी है, और आपने सप्लाई की क्वार्टरली फाइल करनी है। अगर जॉब वर्क है तो ITC 4 फाइल करोगे, साल खत्म होगा तो GSTR 9 फाइल करोगे, CS आप 9C फाइल करेंगे। ESI की मंथली पेमेंट कर दो, PF की मंथली पेमेंट कर दो। अगर आपकी कंपनी है तो आपको AGM करनी है, बोर्ड मीटिंग करनी है। EOC 4, MGT 7, ADT 1 और MGT 14 भी तो फाइल करना होता है ना हर साल। अच्छा, और MSME की रिटर्न भी साल में 2 बार फाइल होगी। अच्छा, अगर आप कंपनी चला ही रहे हो तो DPT 3 भी फाइल करोगे डिपॉजिट्स के बारे में, और डायरेक्टर का KYC तो अभी भी चल रहा है, हर साल फाइल करना है। अगर आपकी LLP है तो फॉर्म 8 याद है ना, फाइल करना है, फॉर्म 11 फाइल करना है। यानी कि जितनी भी तरह की कंप्लायंसेस है उसको आपने लिख दिया। अब देखो मई का महीना है, आज मई के महीने में अगर डेट चल रही है, तो आपको पता है कि यार TDS की रिटर्न जो है ना, वो 31 तारीख तक फाइल हो जानी चाहिए। कर दो, अगर टाइम पर फाइल कर दी तो ग्रीन, पहले फाइल कर दी तो ग्रीन। अगर फाइल करनी थी 7 तारीख को, और आज हो गई 18 तारीख, अब फाइल किया आपने जाके, तो येलो कर दो, लेट हो गई, लेट हो गई ना। मतलब पेन ले लो, पेन से दीवार के ऊपर उसको येलो, जो रिटर्न फाइल हो जाती है वो ग्रीन हो जाती है, और जो रिटर्न फाइल होती है लेकिन लेट होती है तो येलो होती है। यानी कि आपके कैलेंडर के ऊपर येलो स्केच पेन चलना ही नहीं चाहिए। कौन सा चलना चाहिए, ग्रीन चलना चाहिए। अच्छा, जो रिटर्न के आगे ना वो फाइल ही नहीं किया आपने 20 तारीख को, तो ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक रहेगा। सिंपल हो गया। अप्रैल के महीने में आते जाते उठते बैठते जैसे ही आपने अपनी कंपनी के एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर जो एक बार बनाया था, उसके ऊपर अगर आपने उसको पीला हरा करना शुरू कर दिया, तो कंप्लायंस कंट्रोल के अंदर आ गई। आते जाते देख लेना कैलेंडर के ऊपर, ड्यूटी लगा दो रिसेप्शनिस्ट की, अकाउंटेंट से पूछ के अपडेट कर दे। अकाउंटेंट साहब की खुद ही लगा दो, EA की लगा दो, PC की लगा दो, जिसकी लगानी ड्यूटी लगा दो, लगा दो, लगा दो। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी लगा दो कि आपने एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर पूरे साल का मेरी कंपनी में जो लगता है उसको कंप्लाइंट करते रहो, और उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिसाइड कर दो ये किसने करना है।
अल्टीमेटली अकाउंट्स में किसी एक पर्सन की ड्यूटी लगा दी कि या कर या करा, कर करा, कर करा के काम खत्म कर। कर मतलब तूने सेल्फ करना है, सेल्फ करना है क्योंकि अकाउंटेंट है तो तुम करोगे ही करोगे। कहते मेरे को नहीं आता, तो करा। कहाँ से करा? अकाउंटेंट से करवाओ, अपने सीनियर से कराओ, मेरे से पूछ के कराओ, मेरे को बताओ। आप ये थोड़ी कह सकते हो अरे सीए साहब ने ना, हमें ना सीए साहब ने ना मेल ही नहीं भेजी, जीएसटी जमा कराना है। अच्छा, क्यों सीए साहब क्यों मेल भेजेंगे? आपको नहीं पता? जब हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होनी है, हर क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न फाइल होनी है, तो उन भाई साहब को हर क्वार्टरली आपको एक मेल भेजनी है कि आपकी रिटर्न जानी है। आप कहते हो कि लास्ट डेट पे बताती हो, अरे बताते, बताने की बात ही नहीं है ना। वो तो एक ही बार में साल के शुरू में एनुअल कंप्लायंस का प्रिंट निकाला और चिपका दिया दीवार के ऊपर। जो फाइल होती चली जा रही है उसको हरा करो, जो वाइट है और डेट निकल गई है तो क्यों नहीं फाइल की, खुद ही पूछ लो ना। या करो या कराओ। अल्टीमेटली कंप्लायंसेस अगर ऑन टाइम नहीं होती तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी बिजनेस की है। और बिजनेस को रन कौन कर रहे हैं? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर तो बिल्कुल ही अलग है। तो बिजनेसेस की क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन, टॉप ऑफ द मार्केट, स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप, बैंक को सीज होने से बचाना, इंटरेस्ट पेनल्टी से बचाने के लिए करना क्या पड़ेगा? सारी की सारी कंप्लायंसेस ऑन टाइम करनी पड़ेगी। तो पहला टूल मैंने क्या दिया आपको? एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर। दूसरा, दूसरा ऐसा है कि एक एक कंप्लायंस, एक एक कंप्लायंस जो है ना, उसके बारे में एक सवाल पूछो कि क्या ये कंप्लायंस ऑटोमेट हो सकती है? मतलब क्या हुआ? जीएसटीआर की रिटर्न फाइल होनी है, जीएसटी की R1 फाइल होनी है, यानी कि हर महीने की रिटर्न फाइल होनी है। वो बनती कहाँ से है? आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे बनती है? जब आप सेल की एंट्री डालती हो, चलो आपने सेल की एंट्री डाल दी, तो क्या अब आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका JSON फॉर्मेट तैयार कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। तो करते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं करते जी, हम तो एक्सेल में बनाते हैं। एक्सेल में बना के उसको सीए साहब को एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो अपने आप ही जो है पता नहीं जमा घटा करके क्या जमा कराते हैं, मुझे नहीं पता। या उनके पास बिल भेज देता हूँ या एक्सेल पे लिख के अरे छोड़ो ना, ये सारे के सारे टोटके जुगाड़ तुगाड़। जो भी आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रखा है उसके अंदर ही इसको ऑटोमेट करना है। या कर या करा। अगर आपको आता है ऑटोमेट करना तो कर दो, अभी तक किया क्यों नहीं? क्यों नहीं किया? कर दो। अब कहते मेरे को नहीं आता तो करा, करवाओ ना, किसी से करवाओ, किसी को रिक्वेस्ट करो। कोई है जो मेरी सारी की सारी कंप्लायंस को ऑटोमेट कर सकता है? जैसे कि ना मुझे ना टीडीएस कैलकुलेट करना होता है, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता हूँ और सीए साहब ना पूरा एक्सेल के ऊपर बना के इसका इतना टीडीएस कटेगा, इसकी इतनी डिडक्शन है, ये ओल्ड रिजीम है, ये न्यू रिजीम है इसका। अरे छोड़ो ना उस सब चीज़ों को। सीधा का सीधा अपने वहां पर आपने एक सैलरी सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है और सैलरी की मास्टर में कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। हर महीने के बाद ऑटोमेटिकली सैलरी कैलकुलेट होती है। जब सैलरी कैलकुलेट होती है उसी में से अपने आप बन के आ जाता है क्या? टीडीएस की डिडक्शन का डिटेल बन के आ जाती है। वहीं से ही जो रिटर्न फाइल होनी है 24Q, उसकी डिटेल बन के आ जाती है। कमाल हो गया। ईएसआई पीएफ की सारी कैलकुलेशन निकल के आ जाती है, बस आपको चालान जमा ही तो करवाना है। और ईएसआई पीएफ के अंदर जो मंथली रिटर्न अपलोड होनी है, वो डिटेल जो हम सबमिट करते हैं वो सारी बन के आ जाती है। किसमें से? आपके सॉफ्टवेयर में से। लगाया क्या आपने? सैलरी का सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हो गया कि 100% कंप्लाइंट कंपनी करने के लिए आपको मेहनत थोड़ी लगती है, डरना थोड़ी होता है, पीस ऑफ माइंड की अवेयरनेस थोड़ी होनी होती है खराब। सीधा का सीधा एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर दीवार पे चिपकाना है और उसमें से देखना है कि कौन सी कंप्लायंस ऑटोमेट हो सकती है, या कर या करा। है ना सिंपल। तो उसके बाद जो एक्सपर्ट्स आएंगे उसको ऑटोमेट कर देंगे। और जो कंसल्टेंट्स हैं उनका क्या काम है? कंसल्टेंट का काम आपकी रिटर्नें बनाना नहीं है, चेक करना है। सुनो ध्यान से। कंसल्टेंट जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका काम आपकी रिटर्नें एक्सेल में से लेके जमा घटा करके प्लस माइनस करके यहाँ चढ़ा वहां चढ़ा, सबमिट कर, रात को फोन कर, जूम पे लेके ओटीपी मांग के, सर ओटीपी दे दो रिटर्न फाइल होनी है, अरे सर एक मिनट जूम पे आना देखना जरा, वहां बटन दबा रहा हूँ वहां पे आया होगा, अच्छा एक्सेल की डिटेल थी, अच्छा दो बिल और होंगे व्हाट्सएप खींच के भेज दो, अरे सर टीडीएस ज्यादा बन रहा है, आपका इनपुट क्रेडिट बना नहीं है, इनपुट क्रेडिट के लिए ना परचेज के बिल की फोटो भेजो पूरी आ नहीं रही है, सर आज रात को फाइल होनी, जल्दी करो जल्दी करो, 11:30 बज गए, सोने से पहले दूध बाद में पी लेना, पहले मेरे को परचेज का बिल दे दो नहीं तो जीएसटी की रिटर्न लेट हो जाएगी। अरे ऐसे थोड़ी करना है।
ऐसा थोड़ी करना है। जितने भी कंसल्टेंट हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन जो है आपके कंप्यूटर की एक्सेस लेके चेक करेंगे। अच्छा हाँ, इनपुट ठीक लिया है, आईटीसी का भी क्रेडिट यहाँ पे ठीक आ रहा है, और टू ए के साथ में ये मैच कर रहा है, तो टू ए को डिसेबल कर दो। और अच्छा ये सब चीज़ें ओके हैं, तो वो गो अहेड दे देंगे अपने लैपटॉप से आपके कंप्यूटर के अंदर। आपके खुद की टैली में, आपकी खुद की बिजी में, आपके खुद के सैप के अंदर, आपके खुद के ओरेकल के अंदर, आपके खुद के जेनेसिस के अंदर, आपके खुद के एक्मे के अंदर, आपके खुद के ओरनेट के अंदर, अरे दुनिया जहान के जितने भी सॉफ्टवेयर आज की डेट में वर्क कर रहे हैं ना, सभी के सभी के अंदर इन सभी कंप्लायंसेस को ऑटोमेट करने के फीचर एक्टिवेट कर रखे हैं। अगर नहीं करेंगे तो इन कंपनियों का सॉफ्टवेयर कैसे बिकेगा? कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा। तभी बिकेगा अगर ये टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे। कंपनियों ने तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी, हमें पता ही नहीं। हमें क्यों नहीं पता? हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने दिमाग ही नहीं लगाया। हम कहते हैं हमें करना है, करना नहीं है, कराना है। कर नहीं करा, जिसको पता है उससे करा, उससे चेक करा। तो अब आपका जो अकाउंटेंट आपकी कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, सामने लगा हुआ है एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर। अरे मेरे तो कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने क्या किया, उन्होंने तो ना जहां पर अकाउंट्स की टीम बैठती है ना, उन्हीं के रूम के अंदर एक बड़ा सा प्रिंट आउट चिपका दिया है एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर का। कह रहे हैं दिक्कत ही कोई नहीं है, अकाउंट्स वाले कह ही नहीं सकते ये वाली बात कि मुझे पता ही नहीं था ये कंप्लायंस करनी है। अरे इधर बाबा जी की फोटो लगी हुई है, इधर तुम्हारे एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर पेस्ट कर रखा है। उसको अगर ग्रीन नहीं किया तो ग्रीन कौन करेगा? कोई बाहर से आके करेगा क्या? आप बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कहते सर मेरे को आता नहीं है तो करा, सर ये इसमें ऑटोमेटेड नहीं है तो कराओ, तो सर मुझे ना समझ नहीं आ रही तो समझो, सर ये ना होगा कैसे? अरे सिंपल सी बात हो गई, आप मेरी बात समझ गए ना। 100% कंप्लायंट कंपनी बनने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपकी कंपनी की डाटा को ऑटोमेट करने के लिए बैठे हैं, तो ऑटोमेट करो, अकाउंटेंट को एजुकेट करो, एम्पावर करो, यूट्यूब की वीडियो देखो। तो आप कह रहे हो जगमोहन समझ गए, तुम सिंपल ये बात कह रहे हो कि मेरी कंपनी के ऊपर जितनी तरह की कंप्लायंसेस लगती हैं, उनके नाम ही तो लिखने के लिए कह रहे हो। हाँ जी लिख लोगे? हाँ जी लिख लेंगे। लो जी आपने लिख लिए। अरे जितने भी मैं आपको नाम लिखने के लिए कह रहा हूँ, इन सभी नामों को क्या ऑटोमेट कर दोगे? हाँ जी ऑटोमेट कर देंगे, तो कर दो। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आई बात तुम्हारी, अब समझ में आई। ऐसे करके मेरी कंप्लायंसेस को टेकन केयर हो जाएगा। कैसा लगा? कैसी लगी आज की डिस्कशन? बताओ जरा चैट बॉक्स में आपके लिए क्या ओपन अप हुआ, जो अभी मेरे साथ लाइव हैं और जो बाद में यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग देखेंगे। आप भी कमेंट करके बताना, आप भी कमेंट करके बताना यूट्यूब की जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे कि कैसा लगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, और और क्या क्या बेनिफिट आपको समझ में आए। ओके गॉट इट। और बाकी जो लोग जो है व्हाट्सएप के अंदर जो कैश फ्लो कम्युनिटी है उसमें जो अभी तक ऐड नहीं हुए, उसके लिए मोबाइल नंबर है 9811269798, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। और बाकी आपको पता ही है जेएससी ऑनलाइन के अंदर तो आप क्वेश्चन पूछ ही रहे हो और अपनी इंप्रूव करवा रहे हो कैश फ्लो को वेरी वेरी फास्ट। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन टुडे एंड मेकिंग पॉसिबल टुडे सेशन। और ये सेशन भी मैंने ना कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर, आपका क्वेश्चन ही तो आया था, उसी को तो मैंने आंसर किया। मैंने कहा ठीक है मैं इसको बना दूंगा। ओके ठीक है गॉट इट। तो राजकुमार सब्रवाल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। वैभव जी कह रहे हैं डे स्टार्टेड विद लाफ्टर एंड लर्निंग। कितना मजा आता है ना सैटरडे 5 AM के ऊपर कैश फ्लो का सत्संग, मैं वैभव जी और हमारी डिस्कशन, और बाकी सारे पार्टिसिपेंट जो लाइव हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। थैंक यू वैभव जी फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड लाफ्टर एंड लर्निंग, थैंक यू। रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ग्रेट नॉलेज, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। सुरेंद्र जी कह रहे हैं बढ़िया सेशन कर दिया जगवंतों ने। सुरेंद्र जी आपका आशीर्वाद बना हुआ है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमें मिलती रहती है, तो सेशन तो आप ही बढ़िया करवा देते हो, आपका प्यार ही बढ़िया करा देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के पास। तो जो टॉपिक चाहिए होता है ना, आप ना डाल दिया करो कहाँ पे, कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। आई लव टू शेयर। राजकुमार जी कह रहे हैं थैंक यू जगमोहन जी, पीस ऑफ माइंड एंड लाइफ इज हैप्पी, ग्रेट अमेजिंग। मनमोहन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर ग्रेट सेशन, थैंक यू मनमोहन जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलिए टाइम हो गया है 35 मिनट, 5 मिनट ज्यादा, तो ओके हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। थैंक यू हिमांशु गुलाटी जी, बाय।